उनके पास है नहीं है। माफ करिए, होता तो पहले ही हो जाता, और ना वो देने को तैयार है, क्योंकि अगर देना होता तो 2008 में बांटते, 1990 में जब पहली बार बंदूक उठाई थी तब देते, 96 में देते। अरे बहुत वक्त था, 27 साल में तो कितनी बार आपको मौके मिले हैं देने के, तब क्यों नहीं दिया? अब जब वो आजादी की बात कह रहे हैं कि नहीं, हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन आपको मानना पड़ेगा, तब आप कह रहे हैं हम संविधान के दायरे की बात करेंगे। झूठ है। कौन इनकी बात मानेगा? कौन मानेगा नरेंद्र मोदी जी की बात, जबकि उन्होंने सरेआम ऐलान किया कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब उनके बगल में खड़े थे, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं। नहीं, आरएसएस वालों को कभी सलाह की किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मूर्ख है वो। सलाह तो वो लेते हैं जिसमें थोड़ी अक्लमंदी होती है। मूर्ख होते हैं जो कि किसी की सलाह नहीं लेते हैं। आरएसएस ने कभी किसी की सलाह नहीं ली। अच्छा है किसी की सलाह नहीं ली, एक तरफ से तो शायद उसका भी बेड़ा कर देते, लेकिन कोई है नहीं समाधान। जब आपके पास कोई समाधान नहीं है, 100 दिन हो गए, कितने फौजियों को मारा आप गिनती सकते हैं, कितने कश्मीरियों को मारा? हिंदुस्तान की सरकार ने कितनों को मारा? अभी 100 दिन में फिर आप जाकर उनको एक लॉलीपॉप देंगे संविधान के दायरे में बात करने की? नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानने वाला है। आज यह हकीकत है। और अगर कोई चाहता भी है तो उसकी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें दम नहीं, इस बात में आज दम नहीं। लिहाजा अगर कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकलना है कश्मीर का, तो माफ करिए, एक नई चीज को, एक नए तरीके की इजाद करने की जरूरत है। और उसमें आत्मनिर्णय का जो तरीका है, जो एक डेमोक्रेटिक और एक पीसफुल तरीका है, उसकी तरफ सोचने की तवज्जो हमें थोड़ी डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है सिविल डिसोबीडियंस को सैन्य दमन के द्वारा वो कुचल भी दें, हो सकता है भाई, इतना ये तो कर सकते हैं ना, किसको परवाह है? 27 लोग हमारे गवर्नर थे एक बार एक जमाने में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, एस के सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर एस के सिन्हा, वही अमरनाथ वाले आरएसएस की बात करते थे। गवर्नर थे, लेकिन काम आरएसएस के लिए करते थे लगता है। उनकी बातचीत, उनका बोलचाल, जो भी वो वक्तव्य देते थे, उसी तर्ज पर देते थे। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सच्ची कही। उन्होंने कहा कि वो किसी और संदर्भ में बात करे, तो उन्होंने कहा कि एक वक्त था जबकि 27 लोग रोज मारे जाते थे कश्मीर में, 27 लोग रोज मारे जाते थे, और वो कह रहे लगे कि वो घटकर अब 3 हो गए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दूसरी बात, कि जिस मुल्क में 27 लोग जब रोज मारे जा रहे हैं और हिंदुस्तानी समाज उस बात को लेकर खामोश रहा, चीटी नहीं रहेगी, लोग नहीं जागे, अटूटम के नाम पर बौखलाकर सड़क पर नहीं आए कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं, ये आप जाति नहीं कर सकते। कुनान पोशपुरा में जो 1991 में सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद तब भी हमने जब मुंह नहीं खोला, और जिसकी शय मिलने से ये सिलसिला लगातार जारी रहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप मार काट करके कश्मीर में हो सकता है कि दोबारा अपनी अथॉरिटी लागू कर दें, लेकिन वो खोखली होगी। और वो अगर होता भी है तो मिलिटेंसी अपनी बार दोबारा उभरेगी, जो कि उभरना शुरू हो चुकी है। और ये नई किस्म की मिलिटेंसी है, ये नई किस्म की है, ये नौसिखिए नहीं है, ये डरपोक नहीं है, इनमें भय नहीं है। ये वो पीढ़ी है
जो बेखौफ है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें हौसला है, लोगों का साथ है, लोगों का अगाध प्रेम है, इनको नहीं तोड़ सकेंगे। और केवल कंट्रोल से बात बन जाए, माफ करिए, अब नहीं। यही सेना, यही अर्धसैनिक दल के भीतर से विरोध उत्पन्न होगा। क्यों? और ये कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अभी तक हमने बात जब भी करी है, हमने बात करी है सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े बहादुर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दिया है कि सेना के भीतर क्या होता है। और बहुत सारे एनालिसिस हो चुके हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बहुत सारी किताबें आई हैं, लेख आई हैं, शोध हो चुके हैं, सेना ने भीतर ही भीतर किया भी है। और उन्होंने पाया, साइकोलॉजिकल स्टडीज करके उन्होंने पाया कि 25% जो ट्रॉमा के शिकार होते हैं सैनिक, सिपाही, अफसर, वो इसलिए शिकार होते हैं कि उन्हें वो कहने पर मजबूर किया जा रहा है कि जो करना नहीं चाहते। उन्हें अपने लोगों के खिलाफ खड़ा करके वो नहीं खड़ा होना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम हमारा नहीं है। हमारी प्राइमरी, हमारी मेन जिम्मेदारी देश की सुरक्षा करना है बाहरी दुश्मनों से। अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ हमारा इस्तेमाल करने के लिए वो रजामंद नहीं है। दूसरा, 100% एक सर्वे ने पाया, एक सर्विंग आर्मी कर्नल के एक सर्वे ने ये पाया कि जब उन्हें भेजा जाता है, उन्हें ये पता नहीं होता है किस लिए उन्हें भेजा जा रहा है। वो पहुंचते हैं उधर, उन्हें बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी हैं, घुसपैठिए हैं और पाकिस्तान द्वारा बरगलाए गए कुछ कश्मीरी हैं। लेकिन जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ लगाए जाते हैं ना दोस्तों, तब फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन दुश्मन है, कौन अपना है, क्योंकि दुश्मन और अपना एक ही है। और ये उनको परेशान कर रही है। और ये जब अपने आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, अपनी फौज और सेना का और अपने अर्धसैनिक दलों का, इतने लंबे समय तक, और उनको पूरी छूट मिलती है, एक दंड मुक्ति का, इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति का एक जो उनके लिए एक छूट मिली है कि वो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस सब का आर्मी के डिसिप्लिन और मोराल पर भी असर पड़ता है। आप ये उम्मीद करें कि 27 साल तक एक फौज लड़ते रहे अपने ही लोगों के खिलाफ, वो कितनी भी डिसिप्लिन होगी, उसमें वो अंदर से धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, क्योंकि कोई भी फौज 27 साल तक एक जंग नहीं लड़ सकती। दुनिया की कोई फौज नहीं है जो ऐसा कर सकती है। उसके भीतर से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। हुक्मरानों की इसकी चिंता नहीं है, उन्हें परवाह नहीं है इन लोगों से। वो तो खत्म भी हो जाए तो उन्हें क्या परवाह, उन्हें तो अपना मंसूबा पूरा करना है। उसमें देश बर्बाद हो जाए, लोग बर्बाद हो जाए, फौज बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को उसकी भी चिंता है। ये ताज्जुब होगा आप लोगों को समझ, हमें इसकी भी चिंता है, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, हमारे किसान मजदूर परिवारों से आए हुए हैं जिन्हें इसमें झोंका गया है। हम इनकी भी परवाह करते हैं। सत्ताईस साल तक इस्तेमाल करके अगर आप ये उम्मीद बनाए रखें कि वो विजिलेंस, वो अलर्टनेस लोगों में बना रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसीलिए आप पाएंगे कि चाहे अनचाहे उरी के समान वारदातें होती हैं, क्योंकि आप किस तरह, मतलब
कोई फौज अगर इस तरह के कामों में झोंकी जाए तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाकर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर बनेगा, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। एक आखिरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसा मैंने कहा था कि इसका पूरे हिंदुस्तान से सरोकार है। हम बड़ा दावा करते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, हम बड़ा दावा करते हैं कि यहाँ कानून का राज है ना। कानून के राज का होने का मतलब है कि हम सब बराबर हैं कानून की नज़र में। ये हम सब जानते हैं कि ये नहीं है, लेकिन आप सोचिए, अपने तौर पर सोचिए कि जहां फौज और अर्धसैनिक दलों को आपने 27 साल या 50 साल या 40 साल तक तैनात किया हुआ है और उनके लिए अलग कानून है, उनके अलग प्रावधान है, उन्हें एक दंड मुक्ति का पूरा एक माहौल पेश किया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी की नहीं जाती है, इसका मतलब है कि आप अपने ही लोगों में एक भेद कर रहे हैं। तो कोई जाति होती है, उसके खिलाफ एक आम सिविलियन, एक आम आदमी, अगर कोई आर्मी का कोई मेजर हो या कोई सिपाही हो जो मान लीजिए बलात्कार करता है या फर्जी मुठभेड़ करता है या मार डाला जाता है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर पाथरीबल में हुआ 2000 में, छठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम होता है। उसके 5 दिन के बाद हमारे आडवाणी जी जब उस वक्त गृह मंत्री थे, ऐलान करते हैं, सरेआम ऐलान करते हैं कि जो 5 लोग लश्कर के थे उनको मार डाला गया है, वो फॉरेन मिलिटेंट्स मार डाले गए हैं। ठीक है, पता लगता है कि ये आम लोग थे, उसी गांव के थे, आसपास के गांव के थे, छठी सिंहपुरा के आसपास के गांव के थे, जिन्हें उठा के ले गई थी और उन्हें कहते हैं ना ठंडे दिमाग से उनका कत्ल किया गया और फिर उन्हें गाड़ दिया गया। ये तो वो परिवार वाले थे और गांव वाले थे जिन्होंने बात नहीं मानी और वो उसके लिए संघर्ष करते रहे। तो मजबूरी में सीबीआई को बुलाया गया। सीबीआई ने, उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है, मतलब किस हद तक जाते हैं लोग सच को छुपाने के लिए। डीएनए की जब टेस्टिंग हुई तो डीएनए की टेस्टिंग भी फर्जी बना दी गई, खून के जो सैंपल्स भेजे गए वही फर्जी भेज दिए गए। तो 3 बार डीएनए के लिए सैंपल्स लेने पड़े, तब बात सामने आई, सच्चाई सामने आई कि हाँ ये इन्हीं गांव वालों के अपने थे जिन्हें उठा के मार डाला गया। और उसके खिलाफ जब सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज करी तो फिर आर्मी ने उसका विरोध किया, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण 2012 में जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसमें ये सरेआम ये कहा गया कि आर्मी को हक है कि वो तय करे कि ये मुकदमा कहाँ लड़ा जाएगा। आर्मी ने तय किया कि वो खुद इस मुकदमे के खिलाफ करेगा और उन्होंने उन 5 आदमियों को, मतलब तमाम जो लोग थे उसमें अफसर और सिपाही, उन सबको छोड़ दिया, ये कहकर कि इसमें कोई सबूत नहीं। सीबीआई की जिसमें चार्जशीट भी है, मैं तो उस बात का जिक्र कर रहा हूं जिसमें कि चार्जशीट है सीबीआई की, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो सका। तो आप सोच सकते हैं कि जिस इलाके में 27 साल तक ऐसी हालत रही है कि आप एफआईआर पहले आपको लड़कर बड़ी मेहनत करके बड़े परिश्रम के बाद आपका एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद ले देकर बड़े सालों तक आपको लड़ना पड़ता है कि उसमें पुलिस तहकीकात करे। वो तहकीकात करने के बाद फिर आपको मशक्कत करना पड़ता है कि यार इसमें कम से कम कोई चार्जशीट, मतलब ये सिलसिला इतना लंबा है कि लोग फिर परेशान होकर या थक कर बैठ जाते हैं। ये जहां आलम रहता है, ये केवल कश्मीर नॉर्थ ईस्ट तक महदूद नहीं है, ये हिंदुस्तान के 10 वो राज्य जहां माओवाद के नाम पर के खिलाफ लड़ाई के नाम पर जो जंग चल रही है, उन इलाकों का भी यही हाल है, उन इलाकों का भी यही हाल है। वहां आफ्सपा नहीं है, डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है, लेकिन बगैर इसके भी माहौल यही है दंड मुक्ति का।
ये हमें बताता है कि कैसे हमारे लोकतंत्र को इस तरह से पूरी तरह से खोखला करने का पूरा इंतजाम आज कर लिया गया। उनको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है किसी जिम्मेदारी से। वो कुछ भी कर लें, चाहे वो बलात्कार हो, मैसेकर हो, खून हो, टॉर्चर हो, आपके जो भी मुक्त कर दिया। और ये न केवल आम नागरिकों के लिए खतरनाक है, ये उस फौज के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जिस फौज में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि अपराधी हैं, आप सोच सकते हैं कि उस फौज के डिसिप्लिन, मोराल पर क्या असर पड़ सकता है। वो भीतर से कैसे उसे भीतर से ही खोखला कर सकता है। इन तमाम चीजों का अगर आप नजर में रखें तो आज वक्त आ गया है हमें, जैसा कि शाहनवाज ने कहा, कि आज सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत दोबारा अपन डालें। और अगर जो सच है उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये उम्मीद अगर लगा कर बैठें कि कोई शांतिपूर्ण कोई राजनीतिक समाधान निकल आएगा और हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कश्मीर ही बर्बाद नहीं होने वाला है, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो सकता है। इस बात की ध्यान रखिए, क्योंकि कश्मीर के नाम पर आप जंग छेड़ने को तैयार हैं। ये जंग की जो तैयारी और बात कर रहे हैं वह करने की इनकी हिम्मत है नहीं, लेकिन जिस तरह का इन्होंने एक माहौल पैदा कर दिया गया है, वहां इनके ही लोग इनको मजबूर कर सकते हैं जंग छेड़ने के लिए। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। हालात आपने ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि बजरंग दली, विश्व हिंदू परिषद, ये अलग अलग नाम से ये जो गुंडों की जमात आज काम कर रही है हिंदुस्तान में, ये इस तरह के बात को इतना बढ़ावा दे सकती है और मजबूर भी कर सकती है। लिहाजा अगर युद्ध हो सकता है, अगर युद्ध छिड़ जाए तो ये कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ, एक तरफ मिलिट्री रजीम है पाकिस्तान में जो कि पागल है, और एक तरफ हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं जो कि पागल हैं। इन दोनों पागल हुक्मरानों के बीच में लोग तबाह हो सकते हैं बड़ी आसानी से। और लोकतंत्र, अगर हम वाकई लोकतंत्र चाहते हैं, मानते हैं, भरोसा है हमें ऊपर, तो ये उसकी जरूरत है कि आम लोग इस बात पर सोचें, आम लोग निर्णय लें कि हम कहाँ खड़े हैं। और मेरी बात आप माने तो आज वक्त आ गया है हिंदुस्तानियों को कश्मीरियों के साथ, उनके संघर्ष के साथ, उनकी मांग के साथ खड़े होने का, क्योंकि अगर कोई हमें बचा सकता है तो ये आपसी एकजुटता ही बचा सकती है लोगों की। हुक्मरान की ना सोचें, हुक्मरान जो कह रहे हैं उसकी ना सोचें, उसकी परवाह ना करें। अगर हम सच्चाई में हमें भरोसा है और हिम्मत है तो फिर हमें खुलकर कहने की जरूरत है और बाहर आने की जरूरत है कि आज हम कश्मीरी जो संघर्ष चल रहा है, जो उनका आंदोलन है, जो उनकी मांगे हैं, उसके साथ हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि एक पीसफुल पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल सके और एकमात्र ही रास्ता हमें आज नजर आ रहा है, क्योंकि और तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और वो तमाम रास्ते जब बंद हो चुके हों तो आत्मनिर्णय का रास्ता ही बच जाता है। सैन्य दमन या आत्मनिर्णय, उसमें आपको तय करना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आजादी या दमन, आजादी के पक्ष में या दमन के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में या बर्बर तानाशाही के पक्ष में। क्योंकि आजादी का मतलब केवल कश्मीरियों की आजादी नहीं है। आज उनकी आजादी, हमारी आज जो आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं, जैसे कन्हैया ने कहा था ना कि वी वांट आजादी इन इंडिया, मेरी बात माने तो आजादी इन इंडिया तभी मुकम्मल हो सकती है जब जो आजादी कश्मीरी मांग रहे हैं फ्रॉम इंडिया, उसके साथ जुड़कर हम इस आजादी के लिए लड़ें, तभी बात बनेगी और तभी
मामला सुलझ सकेगा। आपने मेरी बात सुनी, उसका बहुत बहुत